ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स। और किससे फिलिंग होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन से फिलिंग होगी। ठीक है, समझ में आया? वो 3 रूल हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स में। 3 रूल की जरूरत पड़ती है। वो 3 रूल है बेटा, एक अफबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, इसके बाद आता है बेटा पाउलीज प्रिंसिपल, और लास्ट है बेटा हुंड रूल, हुंड्स रूल, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स शुड fill in increasing order of energy in orbitals। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्बिटल की जिसकी एनर्जी कम है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में। ठीक है, और उसमें एक डायग्राम भी है, उसने ये बताया 1s में पहले भरे, ठीक है, उसके बाद बेटा 2s में भरने हैं, ठीक है, फिर इस तरीके से एनर्जी इंक्रीज करनी है, देन 3s में, देन 3p, देन 4s। ठीक है, तो मैं फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है, इस तरीके से उसने बताया। लेकिन कभी कभी ये तुम्हें याद नहीं रहता है, तो हमने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले लेक्चर में एक शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट रिपीट कर रहा हूं मैं खाली, ठीक है, अदरवाइज तुम्हें उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, वो शॉर्टकट खुद बनाया गया है। ठीक है, क्या था बेटा वो? सब सेल के लिए सचिन, सहवाग, ठीक है, पहले सचिन, फिर सहवाग, देगा, पहले सचिन, देगा, फिर सहवाग, देन फिर देगा, पहले सचिन, देगा, फिर सहवाग। ठीक है, ये डायलॉग तुम्हें याद रखने हैं। इसमें से देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब ये पीछे वाला हटा दो सब, सचिन, सहवाग, ये तुम्हारे याद रखने के लिए, बस कभी भी ऑर्डर ना बिगड़े इसलिए। ये सब हटा दो। देगा, फिर सहवाग था, पहले देगा, फिर देगा, पहले सचिन, और यहां पे फिर देगा, पहले, फिर देगा, सहवाग। ठीक है, आओ, जहां जहां एस है पहले उसके अंदर 1 से स्टार्ट करो, डिजिट रखना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, देन 7s पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, इसलिए लास्ट वाले को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, 7s। अब P से स्टार्ट करो, P में बेटा 2 से स्टार्ट होता है, दैट इज 2p, ठीक है, फिर इसके बाद 3p, देन 4p, देन बेटा 5p, इसके बाद 6p, देन 7p। क्लियर? इसके बाद D स्टार्ट करते हैं, देखो 3rd से स्टार्ट होगा D में, और ये स्मॉल होते हैं,
डी जो होगी वो स्मॉल होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हैं लेकिन सभी सब सेल्स स्मॉल में लिखे जाते हैं। तो 3 देन डी, ये 4 हो गया बेटा, 4D देन 5D एंड देन 6D। अब F पे आओ, F कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 4 से, 4F और 5F, ठीक है। क्वेश्चन 1P लाई नहीं करता है, 1P लाई नहीं करेगा। अगर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो देखो 1P लाई क्यों नहीं करता है। n की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, क्वांटम नंबर से आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू मैंने 1 रखी 1P में, ठीक है। तो बताओ पॉसिबल वैल्यू n की कितनी हो सकती है, दैट इज 0 to n-1 हो सकती है सर। तो देखो 0 हुई एक, तो n-1 मतलब 1-1 वो भी 0 आ गई। तो L की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है, केवल एक आ रही है, वो भी 0। और 0 किसके लिए होती है, S के लिए होती है, P के लिए नहीं होती। P के लिए तो 1 चाहिए, इसीलिए कभी भी 1P लाई नहीं करती है, कभी भी 1P लाई नहीं करती है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे दिमाग में कि 3F क्यों नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रटा दिया जाता है कि ये सब एक्सेप्शन है, लेकिन हर एक्सेप्शन का रीजन होता है कि 3F क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो n की वैल्यू 3, ठीक है बेटा। L की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू तुम बताओ, 0 to n-1 दैट इज 0 1, n-1 कितना आएगा, 3-1 दैट इज 2, 0 1 और 2, ठीक है, 0 1 और 2। D के लिए बेटा अब बताओ तुम, F के लिए L की वैल्यू कौन सी रखी थी हमने, कौन सी फिक्स की थी, SPDF 3 फिक्स की थी। लेकिन थर्ड सेल के लिए L की वैल्यू 3 आती ही नहीं है, 2 तक ही रुक जाती है, इसीलिए 3 केवल D तक लाई करता है, F तक नहीं जाता है। 3 केवल कहां तक लाई करता है बेटा, D तक ही लाई करता है, F तक नहीं जाता है। तो ये 3F एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो इस तरीके से जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर, इस तरीके से तुम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। 1s 2s, इसके बाद 2p आएगा, देन 3s 3p 4s, ठीक है। 4s के बाद बेटा 3d आता है, देख लेना आप बाहु वाले से मैच हो रहा होगा ये ऑर्डर। 3d के बाद 4p में, देन 5s में, 4d में, देन 5p, देन 6s, देन 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। ये ऑर्डर परफेक्टली मैच हो रहा होगा, ठीक है। लास्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी 7p की होती है। ये शॉर्टकट से भी तुम भर सकते हो अगर तुम्हें हाफ बाउ वाला ऑर्डर याद नहीं रहता है, ठीक है। हाफ बाउ रूल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, पाउली रूल, पाउलीज प्रिंसिपल। ये पाउली भाई साहब क्या कहते थे, पाउली भाई साहब कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, स्टेटमेंट है इनका, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। मतलब अगर मैं ऐसे ऑर्बिटल्स बना देता हूं, ठीक है, तो कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके क्वांटम नंबर सेम आए, ठीक है। क्वांटम नंबर देखो बेटा, n सेम हो सकता है किसी का, पॉसिबल है ये, n सेम हो सकता है, l भी सेम हो सकता है, m भी सेम हो सकता है, लेकिन जो s है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो कभी 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में भरे जाते हों, ठीक है। मान लो ये मैंने ऑर्बिटल भरी है कितनी, 4, d की मान लो, कोई भी d है, ठीक है, d5 कन्फिग्रेशन हो गया है, d में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा, अब मैं जो इलेक्ट्रॉन भरूंगा 6वां, वो ऐसे नहीं भर सकता ऊपर की तरफ स्पिन करके। अगर एक की प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ ही होनी चाहिए, ये कंपल्सन है। ये अगर मैंने भर दिया, पहले वाला भी ऊपर है दूसरे वाला भी ऊपर है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये किसने बोल दिया, पाउली ने बोल दिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे, जब तुम्हें पता है चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे जनरेट होता है, ठीक है। तो इस जब
हाफ ऐसे घूमा इलेक्ट्रॉन तो दूसरा उसको न्यूट्रल करने के लिए ऐसे घूमता है, इसीलिए एटम पे चार्ज नहीं होगा। अदरवाइज सेम हुए तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए पाउली ने क्या बोल दिया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स इन एन ऑर्बिटल। इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, इसी रूल को दूसरे वर्ड्स में कैसे बोलेंगे बेटा? और स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल, कुछ लोग ऑर्बिटल भी बोलते हैं, एक ही बात है, सेम ऑर्बिटल आर ऑलवेज डिफरेंट। समझ में आ गई ये बात? ये किसने बोल दिया? पाउली ने। ठीक है, थर्ड रूल है बेटा हुंड रूल। हुंड ने क्या बोला कि जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो सबसे पहले, जैसे मेरे पास मान लो डी सब सेल है, डी में कितने होते हैं तुम्हें पता है? 5 होती हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, अगर मैं डी में इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना स्टार्ट होगा बेटा? 1 2 3 4। मान लो मुझे D7 भरना है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये सही तरीका है। गलत तरीका क्या हो सकता था कि सर इतना दूर क्यों जा रहे हो, पहले ऐसा कर लेते ना, इसमें 2 भर लें फिर इसमें 2 भर लें। ये नहीं बोलता है हुंड रूल। अगर आपने ऐसा किया तो हुंड रूल को आप तोड़ रहे हो। ठीक है, अगर इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों भर रहा हूं मैं? ऐसे क्यों भर रहा हूं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिमेट्री ऑर्बिटल के अंदर कोशिश करनी है बनाने की, कि सिमेट्री बन पाए। तो तुम सारे के सारे एक ही तरफ भर दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं घूमता रहेगा, ऑर्बिटल के दूसरी तरफ कौन जाएगा? ठीक है, इसलिए सिमेट्री मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक एक करके सब में भरना है, फिर दोबारा जब तुम्हारी एक बार ये एक एक इलेक्ट्रॉन सब में कंप्लीट हो गया फिर दूसरे सिरे से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये 3 रूल हो गए किसके बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें बेटा कि एक तो ये डेफिनेशन समझ लो, कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से फिल्ड हो लास्ट में, जैसे हुआ नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर बताओ 10। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। सबसे पहले 1s 2s। ठीक है, 1s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो देखनी है तुम्हें मेरी, तब अच्छे से समझ में आएगा। 1s2 2s2 2p6। तो p सब सेल, p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तुम बताओ? 1 2 3 मैक्सिमम 4 5 6 आ सकते हैं और 6 के 6 भरे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल देते हैं बेटा? कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक जनरल टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो रहते हैं जिसमें, मान लो इससे पहले वाला ले लूं मैं, नियोन से पहले क्या आता है? फ्लोरीन आता है, उसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, तो 2p5 बन जाएगा ये, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दो तो यहां पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसे क्या बैलेंस होने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर जो कॉपर होता है या क्रोमियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर होना तो चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितने हो गए? देखो 24 इलेक्ट्रॉन है। कितने भर दिए हमने? 2 4 10 12 और 6 18, देन 4s2 20 और 4 इलेक्ट्रॉन, देन 3d में भरे जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कॉपर का क्या होना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d 4s2 तक 20 हो गए, 3d 9, ये होना चाहिए, पर वास्तव में ये नहीं होता है। अगर देखो ये होना चाहिए तो लास्ट सब सेल कैसी भरी होती, 3d की बात कर रहा हूं, लास्ट सब सेल 3d है, d में कितने होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल होंगी एक d सब सेल में, ये कौन सी मैंने बनाई 3d, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें 4, 1 2 3 और 1 4, और इससे पहले कौन सी है 4s2, ये कौन सी है बेटा 4s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ कैसा केस है 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भर दिए, इसके बाद अगर 3d में बात करेंगे बेटा तो 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3d 9 हो गया। ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। होता क्या है, होता बेटा ये है कि लास्ट में जो 4s2 है वो 4s1 हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके 3d में पहुंच जाता है, दैट इज 5 हो जाता है। तो लास्ट ये चेंज हो जाता है, बस लास्ट वाला 4s1 3d 5 हो जाता है और यहाँ पे 4s1 3d 10 हो जाता है, बाकी और किसी में चेंज नहीं है, ठीक है। और भी कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में चेंज होता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे दोनों को समझा रहा हूं मैं। तो हुआ क्या बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ने जंप की और यहां पहुंच गया, तो यहां एक ही रह गया और यहां पे 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये क्या हो गया 4s1 हो गया जी और ये 3d 5 हो गया। ऐसे ही यहां होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 3d 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसकी एनर्जी ये वास्तव में एग्जिस्ट करता है। अब सुनो क्यों, इसका सीधा साधा आंसर है, जब भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल को मौका मिले कि इलेक्ट्रॉन उसमें पूरी तरह से हाफ फिल्ड हो सकते हैं, मतलब एक सब में भरे जा सकते हैं, क्योंकि 4s और 3d जो एनर्जी लेवल है उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता है, बहुत थोड़ा माइनर गैप होता है, बहुत माइनर। तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी गलती से एनर्जी मिलेगी तो यहाँ आ जाता है, अपने ही घूमने के कारण जो एनर्जी उसे जनरेट हो रही है वहीं से इलेक्ट्रॉन ऊपर कूद जाएगा, ठीक है। तो लगभग सेम एनर्जी लेवल होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाफ फिल्ड होने के चक्कर में कि 3d को पास जाऊंगा तो एटम, पूरे एटम को ओवरऑल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो वो 3d में जंप कर जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे d को फुल फिल्ड कर देता है। पहले क्या था, एक की कमी थी तो उसने 4s को छोड़ा और जंप कर गया d में, फुल फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये तुम्हें बता दिया जाता है, ये मैंने भी तुम्हें बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा ही क्यों फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होती हैं और हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होती हैं? इसके 2 रीजन है बेटा, 2 रीजन है इसके। पहला रीजन है, एक तो ऑर्बिटल को सिमेट्री मिल जाती है, वो तुमने देख लिया, वो तो तुम्हें पता चल गया कि सिमेट्री मिल गई, दिख रही है ना, आराम से बैलेंस्ड है। तो एक तो ये मिल गया, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होती है, नॉर्मल से मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। दूसरा रीजन है बेटा, दूसरा रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब सिमेट्रिकली फिल्ड है, एक्सचेंज एनर्जी वो एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी हो कि ये किसी और ऑर्बिटल में जाके मिक्स हो सके। देखो इसके पास 4 थे, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन एक जगह, एक देखो एक चीज बता देता हूं, एक ऑर्बिटल के अंदर ये जो अलग अलग डिब्बे बने हुए हैं ना, ये कुछ नहीं है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओरिएंटेशन जिसे मैंने बताया था। तो इनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, ये वाला यहां हो सकता है, ऐसे आपस में क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन रहेगा एक में, एक बार में एक। तो इसके यहाँ पे क्या 4 ही हैं जिनके पास, तो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो कभी यहां घूमने आ गया, चलो भाई उधर घुमाते हैं,
ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, इसको एक खाली दिखा दो, ये यहाँ आ गया। तो जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह मूव करते हैं सेम ऑर्बिटल में, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को रिलीज होने को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिटल को सेम सब सेल की, डी सब सेल की अलग ऑर्बिटल में जाता है, ऑर्बिटल चेंज करता है, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अगर एक्सचेंज एनर्जी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे सिमेट्री है, अब यहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आराम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी जगह घूम सकते हैं, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्री वाले में ज्यादा होगी कंपैरिजन टू नीचे वाले के। सिमिलरली हेयर, यहां पे ऊपर वाले में सिमेट्रिकली फिल्ड है, फुलफिल्ड, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह मूव करे। ठीक है, कंपैरिजन टू डाउन वाले के। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हाँ लेकिन तुम्हें ये याद रखना है, तुम ये लोग ये सोच रहे होगे ये डिब्बा खाली है, सर यहाँ तो खाली नहीं है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही रहेगा, लेकिन एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हारे? तो इसीलिए क्या, सिमेट्रिकली में ये ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है, जबकि अनसिमेट्रिकली में कम होती है। तो यहां लिख दूं, अगर तुम्हें एक्सचेंज एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिख लो, एनर्जी रिलीज्ड, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो पढ़ाए नहीं जाते हैं, ये और बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हायर दी एक्सचेंज एनर्जी, और ऐसे लिख सकते हो तुम, ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें लिखना है जो मैंने अभी समझाया, कि इन सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इन सिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल, इन सिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल more possibility to exchange the orbital by an electron, and hence higher energy, higher exchange energy. Therefore, fulfilled orbitals and half-filled orbitals are more stable. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है बेटा, यहां पे ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका खत्म होता है। ठीक है, सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, 67 क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, उसके बाद तुम कंपटीशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लगा सकते हो, नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म करते हैं, बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, थैंक यू।